Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is Human Genome Project. जीनोम क्या होता है? जीनोम टोटल जीन्स होते हैं प्रेजेंट ऑन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. ह्यूमन बीइंग डिप्लॉयड है, लेकिन हर एक क्रोमोसोम का एक पेयर होता है, इसलिए वो डबल हो जाता है. तो जीनोम में क्या आता है? हैप्लॉइड सेट आता है. तो ह्यूमन बीइंग में ये 24 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, क्योंकि हमारे में टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 23 पेयर्स, जिसमें कि एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स है. तो 22 तो ऑटोसोम्स और एक एक्स क्रोमोसोम, एक वाई क्रोमोसोम, ये हो गए 24. प्लस स्मॉल क्रोमोसोम होता है सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये हो जाएगा स्मॉल क्रोमोसोम इन माइटोकॉन्ड्रिया. प्लांट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में भी होता है. तो ये जो हो गए, ये 24 क्रोमोसोम्स हो गए, प्लस ये क्या बनाते हैं? जीनोम. तो टोटल जीन्स जो इन क्रोमोसोम्स पर होंगे वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जीनोम्स. अब जीन्स क्या होते हैं? जीन्स डीएनए के एक थोड़ा सा स्ट्रच, डीएनए का स्ट्रच है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस या हम कहें बेस का सीक्वेंस क्या रहता है? नाइट्रोजनस बेस पेयर का सीक्वेंस क्या रहता है? फिक्स रहता है. मान लीजिए ये एक पूरा डीएनए है और हम यहाँ से यहाँ तक कह रहे हैं एक जीन है. माने क्या हो गया कि जो यहाँ पर बेस पेयर्स हैं वो क्या है? फिक्स हो गए. ये चेंज नहीं होगा. चेंज होगा तो फिर वो म्यूटेशन हो जाएगा. तो जीन क्या हो गया? स्ट्रचेज ऑफ डीएनए विद फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ बेसिस. ये एक जीन हो गया जिसमें डीएनए का एक स्ट्रच है जिसमें बेस पेयर्स क्या हैं? फिक्स्ड हैं. तो इस तरह से ये हो गया जीनोम. अब क्या होता है? ये जीन्स या जो सीक्वेंस है जीन्स का, ये क्या देता है? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द ऑर्गेनिज्म. और उसी से हम, यदि हम ऑर्गेनिक का जेनेटिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें क्या मालूम होना चाहिए? सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए. डीएनए में सीक्वेंस ऑफ बेसिस क्या है, तब हम उससे हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. और दो इंडिविजुअल डिफर करते हैं. वो भी क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें डीएनए सीक्वेंस क्या है? वो डिफरेंट है, कम से कम कुछ जगहों पर. पूरा डीएनए लंबी स्ट्रच है, स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड. तो दो इंडिविजुअल्स का यदि हम कंपेयर करेंगे तो कम से कम कुछ जगह पर ये सीक्वेंस बेसिस का क्या होना चाहिए? डिफरेंट होगा, जरूर होगा, तभी वो डिफर करेंगे. अब क्या हुआ? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. इसका मतलब क्या हो गया? ह्यूमन का जीनोम जानने का प्रोजेक्ट. ये स्टार्ट किया गया एक मेगा प्रोजेक्ट. ये कोई बहुत मामूली छोटा प्रोजेक्ट नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया. हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, डीएनए कट करते हैं, फिर इस तरह का जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है उसको करते हैं. और ये लॉन्च किया गया 1990 में कि डीएनए सीक्वेंस मालूम किया जाए जीनोम का. ह्यूमन जीनोम का डीएनए सीक्वेंस या बेस सीक्वेंस पता करने के लिए वो क्या हुआ? ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया और उसको नाम दिया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. और इसमें जो है यूएसए का, इसका डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट की भी ज़रूरत थी. इसमें फिजिक्स भी इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, बायोटेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी इन्वॉल्व है. तो इस तरह से कंप्यूटर का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट है. तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ,
इन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और ये कंप्लीट कब हुआ? 2003। मतलब 13 ईयर का ये प्रोजेक्ट था। ये 13 ईयर में कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट। तो ये 15 साल का था, लेकिन ये थोड़ा सा जल्दी हो गया, 2003 में ये कंप्लीट हो गया। और जो साइंटिस्ट मेनली जो इनको हम फादर ऑफ ह्यूमन जीनोम कह सकते हैं, वो थे कोलिन्स और वाटसन। कोलिन्स, फ्रांसिस कोलिन और जेम्स वाटसन। ये वाटसन वही हैं जिन्होंने वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए दिया है। तो ये तो हो गया जीनोम का, कि कैसे ये स्टार्ट किया गया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू करें, जिसमें हम सीक्वेंस पता करेंगे पूरा, उसका क्या क्या पता करेंगे ये अभी हम देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ, डाटा जो मिलेगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और कॉम्प्लेक्स होगा। उसको समझने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स, टूल्स वगैरह जानने जरूरी थे, तो कुछ वो भी डेवलप किए गए। सॉफ्टवेयर के टूल्स भी निकाले गए। क्यों? क्योंकि जो डाटा मिलेगा वो क्या होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। ये पहले ही पता चल गया था कि वो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। उसको एनालाइज करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर टूल्स चाहिएंगे, उसको डेवलप किया गया। और वो फील्ड ऑफ साइंस वो क्या कहलाती है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में। ये क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें जो हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड और लंबा डाटा मिलता है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। वो साइंस जो है, डिसिप्लिन ऑफ साइंस, वो क्या कहलाएगी? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये एक नई ब्रांच बन गई साइंस की। अब जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया, इसमें क्या क्या करना था, उन्होंने क्या सोचा कि हम क्या क्या काम करेंगे, तो इसमें आ जाएगा गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या सोचा, क्या करेंगे? सबसे पहले चीज करेंगे कि जीन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कितने जीन्स हैं जो लगभग उस समय तक मालूम थे, तो ऐसा था अप्रॉक्सीमेटली सबसे पहला काम तो ये होगा कि अप्रॉक्सीमेटली उस समय तक ये मालूम था कि 20,000 से 25,000 तक जीन्स होते हैं। ह्यूमन डीएनए में। तो ये करना तो पहले था कि हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे पहले कि ये जीन्स है 20,000 से 25,000 के बीच में। दूसरा क्या हुआ, जब जीन्स आइडेंटिफाई हो गए तब उनके बेस पेयर की सीक्वेंस निकालनी थी। क्या निकालना था? डिटरमाइन सीक्वेंसेस ऑफ 3 मिलियन बेस पेयर्स इन ह्यूमन डीएनए। अभी तब ये था कि लगभग 3,000 के करीब जो है बेस पेयर्स हैं। बेस पेयर्स क्या होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, उसमें यहाँ पे भी बेस है, यहाँ पे भी, और ऐसे भी बेस है। तो ये जो बेस है, मान लो ए यहाँ है, टी यहाँ है, ये दो बेसिस का पेयर को क्या कहेंगे? बेस पेयर। तो इस तरह से इसमें लगभग 3 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं। तो उनको उनका सीक्वेंस निकालना, ये इनका गोल था। तीसरी चीज़ क्या थी, क्या निकालना करना था इनको? जो इंफॉर्मेशन इतनी सारी मिलेगी इसमें सब में, उसको क्या करना होगा? एक डाटाबेस में स्टोर करना होगा। स्टोर द इंफॉर्मेशन, जो भी ये इंफॉर्मेशन मिली उसको कहाँ स्टोर करेंगे? एक डाटाबेस में। फिर क्या था, जो टूल्स, सॉफ्टवेयर टूल्स और उपलब्ध थे उस समय, उसको भी क्या करना था? इम्प्रूव करना था, क्योंकि डाटा इतना ज़्यादा और कॉम्प्लेक्स होगा कि उसको एनालाइज नहीं किया जा सकता जब तक कि इम्प्रूव नहीं करेंगे हम उसको। इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। जो भी ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा, डाटा मिल जाएगा, उसका फिर एनालिसिस करनी होगी। उसके लिए सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह को और इम्प्रूव करना पड़ा। फिर क्या हुआ, जो भी ये नॉलेज मिलेगी यहाँ से,
उनको क्या करना पड़ेगा, दूसरे सेक्टर्स को जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तभी जाके हम कुछ कंपाइल कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स, दूसरे और जो सेक्टर्स हैं उसमें भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आएंगी इथिकल, लीगल और सोशल, वो जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा साथ साथ। तो ये मेन था कि एक तो जीन्स को डिटरमाइन करें और फिर डीएनए में क्या डिटरमाइन करें, बेस सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में है, क्योंकि सीक्वेंस चेंज होने से क्या होता है, वो पर्सन की जेनेटिक इंफॉर्मेशन बदल जाती है। जेनेटिक्स जो है वो दो इंडिविजुअल्स में अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें सीक्वेंस, बेस सीक्वेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। अब ये मेथडोलॉजी क्या यूज़ की गई इसके लिए, इसमें मेजर अप्रोच क्या था कि या तो हम ये करें कि जितने भी जीन्स हैं जो मैसेंजर आरएनए, क्योंकि जीन्स अपने को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, मैसेंजर आरएनए बना के ट्रांसक्रिप्शन से, और फिर मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाता है, उससे रिलेटेड फिर फिनोटाइप होते हैं। तो ये एक तो पहला मेथड तो ये था कि आइडेंटिफाई सारे जीन्स करें जो क्या हो, एक्सप्रेस होते हैं एज आरएनए। इसको कहा गया एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। EST। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स क्या है, वो जीन्स जो कि अपने को एक्सप्रेस करते हैं बाय फॉर्मिंग आरएनए, और इनको कहा गया एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। ये इम्पोर्टेंट है, ये 2019 में और 2023 इसी साल आया हुआ है ये क्वेश्चन इस पे। ये कौन से होंगे, उन जीन्स को आइडेंटिफाई करना जो मैसेंजर आरएनए बनाते हैं या अपने को एक्सप्रेस करेंगे थ्रू मैसेंजर आरएनए। दूसरा क्या हो जाएगा कि नहीं, हम ऐसा नहीं देख रहे मैसेंजर आरएनए को, हम सारे ही जीन्स को स्टडी करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये सीक्वेंसिंग क्या करेंगे, होल सेट ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग, होल सेट ऑफ जीनोम, इसको कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन में क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि हम केवल वही जीन्स की सीक्वेंस निकालेंगे, वही जीन को आइडेंटिफाई करेंगे जो मैसेंजर आरएनए बना रहे हैं, बल्कि जितने भी हैं वो सबको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये दो तरीके हो गए, या तो खाली मैसेंजर आरएनए बनाने वाले को करोगे तो वो गया एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, और यदि सारे को करेंगे, ब्लाइंड अप्रोच है ये, तो वो सीक्वेंस एनोटेशन कहलाएगा। अब ये सीक्वेंसिंग जो है यदि स्टडी करनी है तो डीएनए को क्या करना पड़ेगा, डीएनए बहुत लंबा होता है, उसको क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा और छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बदलना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में होंगे तब स्टडी करने में आसानी होती है। और फिर उनको क्या करना पड़ेगा, क्लोन करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी कॉपी बनाएंगे, क्योंकि जब हम सीक्वेंसिंग निकालेंगे तो हमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टडी करनी है तो बहुत सारी उसकी कॉपीज़ होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या करते हैं, डीएनए फ्रैगमेंट्स को लेके जाते हैं और फिर उसकी क्लोनिंग करते हैं, बहुत सारी कॉपीज़ बना देते हैं। तो ये जो जिस होस्ट में हम इसको की कॉपीज़ बनाएंगे वो क्या हो सकता है, या तो बैक्टीरिया या ईस्ट, बैक्टीरिया या ईस्ट, ये क्या है, होस्ट। बहुत सारी क्लोनिंग करने के लिए जो डीएनए हम निकाल रहे हैं उसको हमने कट कर दिया, फ्रैगमेंट्स बांट दिया, उन फ्रैगमेंट्स की हम क्लोनिंग करेंगे और उसके लिए जो होस्ट होता है वो यूज़ करते हैं बैक्टीरिया या
ईस्ट। तो जो वेक्टर होता है, यदि वो बैक्टीरिया के अंदर करेंगे तो उसको बैक्टीरियल होता है, ये वेक्टर होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। BAC। और यदि ईस्ट में करेंगे तो जो वेक्टर हम यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या YAC। ये क्या है, ये दोनों हैं वेक्टर्स। होस्ट, ये जो डीएनए का हमने फ्रैगमेंट्स कर लिया, उसकी क्लोनिंग करने के लिए या तो हम बैक्टीरिया यूज़ करेंगे या ईस्ट यूज़ करेंगे एज होस्ट। और जो जिसके थ्रू करेंगे वेक्टर जो होगा वो या तो BAC हो सकता है या YAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, या ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में और 2023 में। 23 में ये इतना इम्पोर्टेंट है, देखिए ये भी आया, ये भी आया, इस तरह से 23 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जीनोम से रिलेटेड। तो ये तो हो गया मेथोडोलॉजी। और जो आर्टिफिशियल ये फ्रैगमेंट्स हमें मिले थे उनकी सीक्वेंसिंग करते हैं, उसको जो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर होता है उसके लिए, उससे फिर छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट्स और जिनकी हमने क्लोनिंग कर ली है, जो हमें बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मिल गए हैं डीएनए की क्लोनिंग करने के बाद, फिर उनकी सीक्वेंस हम पता करते हैं, जी बेस पेयर का सीक्वेंस क्या है, उसको सीक्वेंसर होता है डीएनए सीक्वेंसर, उससे करते हैं। और ये मेथड जो है वो डेवलप किया था फ्रेडरिक सेंगर ने। इन्होंने ही डीएनए में बेस सीक्वेंस पता करने के लिए मेथड बताया, और इन्होंने ही प्रोटीन्स में अमीनो एसिड की सीक्वेंस का भी पता लगाने का मेथड बताया। तो डीएनए सीक्वेंसर जो है वो ये सेंगर का दी हुई मेथड है। अब क्या ऑब्जर्वेशन हुआ इनका, क्या पता चला स्टडी करने पर, जब इतने सारे जीनोम में से डीएनए निकाला, डीएनए में से जीन देखे, तो ये सब करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन आई, रिजल्ट हमें क्या मिला, उसमें क्या मिला कि ह्यूमन जीनोम में जो टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, पहली चीज़ तो ये हो गई। टोटल जो है कितने मिले, 316.4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस। ये पता चला कि 3 मिलियन नहीं बल्कि इतने मिलियन। ये जो प्रोजेक्ट था उसमें ये रिजल्ट मिला कि इतने मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं ह्यूमन जीनोम में, और ऑन एन एवरेज एक जीन में 300 बेसिस होते हैं। एवरेज बेसिस इन वन जीन कितने हैं, 3000 बेसिस पर जीन। लगभग छोटा जीन भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन एवरेज जो है वो इतने बेसिस का होता है। जो लार्जेस्ट जीन है उसका नाम है डिस्ट्रोफिन। ये जीन का नाम है, सबसे बड़ा जीन है, और इसमें 2.4 मिलियन बेसिस है। मतलब इतने में से इतने मिलियन तो लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन में ही है। और फिर टोटल जीन्स कितने हुए, ये तो है बेसिस, और जीन्स कितने हुए, वो कितने हैं, 30,000। पहले अंदाज़ा लगाया गया था 20,000 से 25,000 के बीच में, लेकिन इसके करने के प्रोजेक्ट के बाद ये पता चला कि ये कितने हैं, 30,000। फिर क्या हुआ कि 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो हैं वो क्या है, एग्जैक्टली सेम है इन ऑल ह्यूमन बीइंग। तो इतने परसेंट न्यूक्लियोटाइड बेसिस सेम किसमें, हर एक ह्यूमन बीइंग में। केवल 0.1% डिफरेंस की वजह से ही क्या होता है,
मनुष्य अलग अलग तरीके के अलग अलग होते हैं। अब फंक्शंस जितने जीन्स इतने पता चले कि जीन्स 30,000, उसमें से 50% का अभी फंक्शन पता नहीं है। तो फंक्शंस ऑफ 50% जीन्स नॉट नोन। फिर क्या हुआ कि लेस देन 2% जीनोम जो है वो क्या करता है, प्रोटीन के लिए कोड करता है। जीनोम बताया, उसमें इतने सारे बेसिस हुए, इतने सारे जीन्स हैं, डीएनए, तो उसमें से केवल 2% से भी लेस देन 2% कोड फॉर लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। मतलब ज़्यादातर पार्ट जीनोम का क्या है, वो प्रोटीन बनाने में काम में नहीं आता है। और ज़्यादातर पार्ट क्या है जीनोम में, रिपीटेड सीक्वेंसेस है, रिपीटेड सीक्वेंसेस। जो सीक्वेंस है वो फिर रिपीट हो गया, फिर रिपीट हुआ, इस तरह से 100 से और 1000 टाइम्स तक रिपीट हो जाते हैं। फिर जो क्रोमोसोम नंबर 1 है हमारे में, जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसके पास कितने हैं, 2968 जीन्स है। ये क्या है, मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा जीन्स वाला क्रोमोसोम कौन सा है, नंबर 1, और कितने जीन्स हैं, 2968। और सबसे छोटा जो है वाई मेल में होता है जो, वो सबसे छोटा है, और उसके पास केवल 231 जीन्स हैं। ये क्या है, ये सबसे छोटा है, लीस्ट। एवरेज लगाया था, जो एवरेज बताया था वो क्या था, 3000 बेसिस बताया था। और ये इस तरह से ये बेसिस, और यहाँ पर ये क्या है, जीन्स है, क्योंकि एक जीन में बहुत सारे बेसिस होते हैं। उसके बाद अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी थी जीनोम में जहाँ पर केवल एक सिंगल बेस का डिफरेंस था। सिंगल बेस डिफरेंस मतलब जो ह्यूमन बीइंग के देखे गए तो उसमें देखा कि 1.4 मिलियन ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर केवल बिल्कुल एक साइड केवल एक बेस का डिफरेंस था। इनको कहा जाता है SNPs, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, और SNPs ये करके कहलाते हैं। तो ये हो गया सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मैंने बहुत सारे हो सकते हैं, एक पॉइंट पर, केवल एक जगह पर, एक लोकेशन पर वो वहाँ पर वेरी करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, उसको कहते हैं SNPs या ऐसा। अब ये तो हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इतना सारा स्टडी कर रहा, इसका क्या फ़ायदा हुआ, तो वो एप्लीकेशन क्या हुई इसकी। जो जीनोम प्रोजेक्ट किया हमने, जीन्स निकाले, उसकी सीक्वेंस जानी, पूरे जीनोम की सीक्वेंस निकाल डाले, किस क्रोमोसोम में कौन कौन से बेस सीक्वेंस हैं, किस तरह से हैं। एक तो पहला चीज़ तो क्या होगी, इसका मेडिसिन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा, क्योंकि बेटर सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि डायग्नोसिस, डिजीज़ की डायग्नोसिस जो है वो अच्छी हो जाएगी, सही होगी, मोर एक्यूरेट। फिर अर्ली डिटेक्शन हो सकता है डिजीज़ का,
डिजीज़ का अर्ली शुरुआत में ही, जब तक डिजीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो उससे पहले ही डिटेक्शन हो सकता है। फिर क्या है, जीन थेरेपी, हमने जीन थेरेपी पढ़ा है कि किस जीन की वजह से कोई भी डिसऑर्डर है वो यहाँ पे बहुत जल्दी आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि हमें सीक्वेंस पता है, तो उससे फिर कंट्रोल सिस्टम भी में भी आसानी रहेगी। दूसरी चीज़ क्या हो गई, फ्यूचर में जो ट्रीटमेंट होगा मॉलिक्यूलर मेडिसिन का, वो सिम्टम्स को नहीं ठीक करेगा, किसको करेगा, कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये जो है ये इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉज ऑफ प्रॉब्लम या डिजीज जो भी है उसका ट्रीटमेंट होगा, कॉज का, ना कि सिम्टम्स का, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बेसिस में चेंज होने की वजह से ये बीमारी, जैसे हमने सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा था, उसमें ये जितनी भी जिस तरह की डिजीज़ है क्रोमोसोमल डिजीज़, उसमें हमने पढ़ा है कि कहाँ क्रोमोसोम में डिफेक्ट होने से ये जीन में, कौन सी जीन में डिफेक्ट होने से ये डिजीज़ होती है। तो ये जो है ट्रीटमेंट उसका हो सकेगा। और ये तो सारे, लेकिन इसके अलावा डीमेरिट्स भी हैं इसके। क्या डीमेरिट्स हैं कि इसमें इथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, जिनको एलसी कहते हैं, एलसी, ये इथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज, क्योंकि आउटकम ऑफ इंडिविजुअल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, किसी भी को कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर है ये सबको पता चल जाएगा, डिस्क्लोज हो जाएगा, और इससे जो है कॉन्फिडेंशियलिटी को और या जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन को ये इशू हो सकता है। तो ये थोड़ा सा है, हालांकि ये कोई इतना वो चीज़ नहीं, जितना इसका यूजेस है उसके हिसाब से इसके डीमेरिट्स बहुत कम है। तो ये था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको कि बहुत लार्ज स्केल में प्रोजेक्ट शुरू किया गया, किस लिए कि जीनोम, ह्यूमन का जो जीनोम है उसमें कौन कौन से जीन हैं और हर एक डीएनए में बेस सीक्वेंस क्या है, ये सारा जानकारी प्राप्त हुई। आशा है समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।